method. He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he चलिए सबसे पहले अपन रैंकाइन साइकिल को रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसका मॉडिफिकेशन अपन देखेंगे। वेपर पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल के लिए बेसिक साइकिल कौन सी है? कार्नोट साइकिल। क्या समस्या है कार्नोट साइकिल को यूज करने में? हाँ, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है और लिक्विड और वेपर के मिक्सचर को एक साथ हैंडल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक बात है। और क्या समस्या है इसमें? ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गई। मान लो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं होती तो क्या मैं कार्नोट साइकिल को यूज करता क्या? हाँ, इसमें यहाँ पे हमको जो है वो वर्क कम मिल रहा है, तो वर्क को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं अप टू द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो ये मेरे को मिल गया 1 रैंकाइन, और इसके बाद आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के बाद मेरे को पॉइंट मिलता है 2 रैंकाइन। अब कार्नोट साइकिल में और रैंकाइन साइकिल में क्या डिफरेंस आ गया? अगर अपन कार्नोट साइकिल में बात करें तो यहां पे कितनी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और इसके अलावा कौन सी प्रोसेस है कार्नोट साइकिल में? 2 आइसोथर्मल। तो कार्नोट साइकिल में मेरे को मिली 2 आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोथर्मल। अगर हम ब्रेटन साइकिल की बात करते हैं तो यहां पे भी हमको क्या मिल रही है, 1R से 2R, आइसेंट्रोपिक 3 से 4, तो 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मेरे को ब्रेटन साइकिल में भी मिल रही है। लेकिन इसके अलावा क्या हो रहा है, जो आइसोथर्मल था, देखो अभी अपने को ये लग सकता है कि 4 से 1R आइसोथर्मल प्रोसेस है क्योंकि वेपर डोम के अंदर है, लेकिन ये मैंडेटरी आइसोथर्मल होगी ये जरूरी नहीं है। 2R से 3, क्या ये आइसोथर्मल है? नहीं, क्योंकि 2R से 2C जो है वहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि 2 से 3 की जो प्रोसेस हो रही है वो रैंकाइन में आइसोथर्मल नहीं है। ये तो मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये होगा आइसोबारिक। 4 से 1R की जो प्रोसेस है यहां पे मेरे को दिख सकता है कि ये आइसोथर्मल है, लेकिन हमेशा आइसोथर्मल होगी ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या होगा कि हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन का जो प्रोसेस है, जो कि कार्नोट साइकिल में आइसोथर्मल की प्रोसेस में क्या हो रहा था, हीट सप्लाई हो रहा था और क्या हो रहा था, हीट रिजेक्शन।
तो हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन का जो प्रोसेस था कार्नोट साइकिल में वो आइसोथर्मल था, और ब्रेटन साइकिल में ये हो जाएगा आइसोबारिक. हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन इज आइसोबारिक. राइट. चलिए अब हम देख लेते हैं कि कार्नोट साइकिल या रैंकाइन साइकिल का प्रॉब्लम अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा. ये रैंकाइन साइकिल मैंने ड्रॉ करी है टीएस डायग्राम पे. 1 2 3 4. अभी इस साइकिल में हीट सप्लाई कितना हो रहा है? 2 से 3 हो रहा है. कितना हो रहा है? मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका? दो से 3 के बीच में कौन सा डिवाइस लगा हुआ है? अरे 2 से 3 हीट सप्लाई कर रहा हो ना, हीट पंप लगाओगे. हीट पंप क्या चीज होता है मेरे भाई? बिल्कुल आप लोग पढ़ते नहीं हो यार. 1 से 2 तक क्या चीज लगानी पड़ेगी? कंप्रेसर नहीं होगा, पंप होगा. कंप्रेसर जो है वो गैस का प्रेशर बढ़ाता है, और यहां पे आप किस चीज को हैंडल कर रहे हो? लिक्विड को. तो लिक्विड के लिए आप क्या लगाओगे? 1 से 2 में आप लगाओगे एक पंप. 1 पे पंप पे एंटर हुआ, 2 पे बाहर निकला. अब 2 से जब बाहर निकल रहा है तो कौन सी प्रोसेस हो रही है? हाँ, हीट एडिशन हो रहा है. तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? बॉयलर. बॉयलर पे 2 पे एंटर हुआ, बाहर कितने पे निकला? 3 पे. इसके बाद कहां जाएगा 3 से 4 के लिए? टरबाइन में जाएगा. वेरी गुड. टरबाइन से ये बाहर निकला स्टेट 4 पे. इसके बाद कहां जाएगा? कंडेंसर में जाएगा. करेक्ट है. पंप में क्या करना पड़ेगा मेरे को? एक्सटर्नल वर्क देना पड़ता है पंप में. बॉयलर में क्या होगा? हीट सप्लाई करना पड़ेगा. करेक्ट है. टरबाइन में क्या होगा? वर्क बाहर जाएगा. करेक्ट. और कंडेंसर में क्या होगा? हीट बाहर जाएगा. ठीक है. अब मान लो कि पूरे सिस्टम में 1 kg फ्लूइड है. 1 kg फ्लूइड जो है वो पूरे सिस्टम में फ्लो कर रहा है. mkg आप ले सकते हो, 1 kg ले सकते हो. तो बॉयलर में अंदर कितनी एनर्जी गई? हाँ, जो हीट सप्लाई थी वो. और क्या गया अंदर? अरे बेटा, और क्या जा रहा है? फ्लूइड जा रहा है ना स्टेट 2 पे. तो स्टेट 2 पे वो अपनी एनर्जी लेके जाएगा. Me2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
कुछ नहीं होगा मेरे भाई, बाहर क्या निकल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है 3 पे, बॉयलर से बाहर क्या निकल रहा है, बॉयलर के बाहर क्या निकल रहा है, Me3। ई का सम, ई क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एंथैल्पी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब तक दिया ना हो हम उसको क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, चेंज को निग्लेक्ट मान लेते हैं। तो ई किससे रिप्लेस हो जाता है, एंथैल्पी से, है ना। तो क्या इक्वेशन मिला, क्यू एस प्लस एम को मैंने 1 kg रखा था, तो ये क्या हो गया, H2, सॉरी हाँ H2 इक्वल्स टू H3। तो व्हाट इज द हीट सप्लाई, H3 माइनस H2, राइट। चलिए, व्हाट इज द वर्क डन इन ऑप्टेन, अरे यार, व्हाट इज द वर्क डन ऑप्टेन इन द टरबाइन, कितना वर्क मिला मेरे को टरबाइन में, कितना वर्क मिला, क्या गया H3, बाहर क्या आया WT, और 1 kg के लिए अपन कर रहे हैं, ई को अपन अभी H से रिप्लेस कर रहे हैं, तो अंदर क्या गया H3, H3 बाहर क्या आया WT प्लस H4, तो टरबाइन वर्क कितना मिल गया मेरे को, H3 माइनस H4, राइट। व्हाट इज हीट रिजेक्शन, H4 माइनस H1, हाँ हीट रिजेक्शन क्या हुआ, 4 पे एंटर हुआ, 1 पे बाहर निकला, तो हीट रिजेक्शन हो गया मेरा H4 माइनस H1। इज इट क्लियर बेटा। इसके बाद अब पंप वर्क कितना होगा, H1 प्लस WP इक्वल टू H2, तो पंप वर्क क्या हो गया, H2 माइनस H1, राइट। क्या निकाल लिया आपने, हीट सप्लाई निकाल लिया, हीट रिजेक्शन निकाल लिया, टरबाइन वर्क निकाल लिया, और क्या निकाला, पंप वर्क निकाला। तो अभी आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए बोले तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, हीट सप्लाई मिल गया, हीट रिजेक्शन मिल गया, नेटवर्क मिल गया, एफिशिएंसी निकाल सकता हूं, नेटवर्क निकाल सकता हूं, टरबाइन वर्क है, पंप वर्क है, WT माइनस WP कर दूंगा तो मेरे को वर्क मिल जाएगा, या QS माइनस QR कर दूंगा तो मेरे को वर्क मिल जाएगा, राइट। तो अगर रैंकाइन साइकिल का क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है तो मेरे को एंथैल्पी एट पॉइंट 1, 2, 3 और 4 पता होनी चाहिए। अगर मेरे को एंथैल्पी 1, 2, 3 और 4 पे मालूम चल गई, इसका मतलब क्या है कि मैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। अभी हमने जो QS निकाला है, इसका यूनिट हमको क्या मिलेगा, अभी हमने जो कैलकुलेशन किया है वो किस यूनिट में किया है, किलो जूल, 1 kg हमने मास रखा था, किलो जूल पर kg में किया है। अगर आपको मास फ्लो रेट दिया हुआ है तो अगर QS को मास फ्लो रेट में से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, किलो जूल पर सेकंड, यानी कि किलोवाट में मिल जाएगा। तो किलोवाट में निकालने के लिए आपको मास फ्लो रेट की जरूरत है। अगर मास फ्लो रेट नहीं दिया है तो यू कैन कैलकुलेट ऑल द थिंग्स इन किलो जूल पर kg, करेक्ट है। तो बॉटम लाइन यू हैव टू फाइंड आउट 1, 2, 3 एंड 4, एंथैल्पी एट पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4, दैट्स इट। इतना पा लिया, मतलब काम हो गया अपना खत्म, क्लियर। चलो, अब क्वेश्चन में आपको डेटा मान लो दिया हुआ है, बॉयलर प्रेशर से बॉयलर प्रेशर इक्वल टू 40 बार और कंडेंसर प्रेशर से 0.1 बार।
करेक्ट। दोस्तों इस डेटा को यूज करके क्या मैं H1 H2 H3 H4 निकाल सकता हूं? क्या दिया है? बॉयलर प्रेशर दिया है और कंडेंसर प्रेशर दिया है, दैट्स इट। हाँ भैया स्टीम टेबल, अरे वेपर आ गया तो स्टीम टेबल ही यूज करना पड़ेगा प्रभु, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, स्टीम टेबल तो यूज करना ही पड़ेगा। पर ये स्टीम टेबल को यूज करके H1 H2 H3 H4 निकाल लोगे? निकाल सकते हो? अच्छा वेरी गुड, तो निकालो बेटा, फिर निकाल के बताओ मेरे को जरा। मेरे को इधर देखो, ध्यान दो, मेरे को दिया है प्रेशर, राइट, कंडेंसर प्रेशर दिया है, यानी कि कौन से पॉइंट का प्रेशर मेरे को दिया हुआ है? कंडेंसर का प्रेशर दिया है, यानी कि कौन कौन से पॉइंट का प्रेशर दिया है? 1 और 2 का दिया है, 1 और 4 का दिया है। बॉयलर प्रेशर दिया है मतलब 2 और 3 का दिया है, करेक्ट है। यानी कि बेटा अगर मेरे को बॉयलर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर दे दिया तो एक एक प्रॉपर्टी मेरे को 1 2 3 4 की मालूम चल गई। लेकिन प्रभु मेरे को इतना पता है कि अगर मेरे को प्रॉपर्टी कोई दूसरी कैलकुलेट करनी होती है तो मेरे को कम से कम 2 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो अभी जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें आपको प्रेशर दिया है 0.1 40 बार दे दिया। ये प्रेशर कौन कौन से पॉइंट का है? 2 और 3 का। तो प्रेशर एट 0.2 आपको मालूम है, प्रेशर एट 0.3 आपको मालूम है, प्रेशर एट 0.1 आपको मालूम है और प्रेशर एट 0.4 आपको मालूम है। बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। प्रेशर के साथ में एक दूसरी प्रॉपर्टी भी मेरे को मालूम होनी चाहिए, करेक्ट है। दोस्तों अगर ये डेटा दिया है मेरे को, अगर मेरे को बॉयलर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर दिया है तो क्या मैं एंथैल्पी H1 कैलकुलेट कर सकता हूं? यस नो? बेटा अगर can I calculate H1 if the boiler pressure and condenser pressure is given to me? अरे यार 1 पे हमको पता है नेसेसरली इसका स्टेट क्या होता है, लिक्विड नहीं, सैचुरेटेड लिक्विड, करेक्ट है। तो H1 मेरे को डायरेक्टली मालूम चल गया, क्या होगा H1? व्हाट इज H1? दैट इज HF एट कंडेंसर प्रेशर। तो 4 एंथैल्पी में से एक एंथैल्पी निकल गई, करेक्ट है। अब H1 से H2 मेरे को वर्क करना पड़ रहा है, तो जो वर्क मैं कर रहा हूं दैट वर्क इज इक्वल टू माइनस VDP, राइट। जो वर्क हम कर रहे हैं वो वर्क जो है वो माइनस VDP वर्क के बराबर होगा। V क्या है? V क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। और 1 से 2 तक स्टेट क्या है? लिक्विड है। लिक्विड के लिए हम क्या बोलते हैं? लिक्विड कौन सा सब्सटेंस है? कॉम्प्रेसिबल या इनकॉम्प्रेसिबल? लिक्विड क्या होता है? इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? V इज कांस्टेंट। तो जो वर्क डन मैंने किया WP दैट विल बिकम माइनस VF। व्हाट इज VF? स्पेसिफिक वॉल्यूम एट स्टेट 1, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम एट स्टेट 1 जो है वो मेरे को मिल जाएगा। कहां से मिल जाएगा? स्टीम टेबल से मिल जाएगा। जितना 1 पे होगा उतना ही वॉल्यूम 2 पे रहेगा, क्योंकि लिक्विड जो है वो कॉम्प्रेसिबल है, तो उसका जो चेंज होगा वॉल्यूम में वो निग्लिजिबल होगा, राइट। तो ये क्या मिल गया मेरे को? VF मल्टीप्लाइड बाय P2 माइनस P1, करेक्ट है। अब P2 माइनस P1 मतलब क्या हो गया? माइनस VF। P2 माइनस P1 यानी कि बॉयलर प्रेशर माइनस कंडेंसर प्रेशर। इज दैट क्लियर?
अच्छा, यहां पे मैंने लिखा है डब्ल्यू पी इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, करेक्ट है। यहां पे हमने जब डब्ल्यू पी एच टू माइनस एच वन लिखा है बच्चे, तो यहां पे हमने डब्ल्यू पी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है सिर्फ। हम ये मान रहे हैं कि वर्क अंदर जा रहा है, देखो डायरेक्शन में मैंने वर्क को अंदर की तरफ ही लिया हुआ है। जब मैं लिख रहा हूं डब्ल्यू पी इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, तो इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि वर्क जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। तो मेरे को ये इक्वेशन क्या एक्चुअली अपन देखें तो मेरे को डब्ल्यू पी मिलेगा एच वन माइनस एच टू। एच टू माइनस एच वन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये नेगेटिव होगा, तो आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो यहां पे ये जो माइनस साइन है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप निगलेक्ट कर दोगे, इसको आप निगलेक्ट कर दोगे, करेक्ट है। तो आपको क्या मालूम चल गया, आपको मालूम चल गया डब्ल्यू पी दैट इज इक्वल टू वी एफ पी बी माइनस पी सी, एंड दैट विल बिकम एच टू माइनस एच वन, करेक्ट है। तो अब एच टू अपन निकाल लेंगे, एच टू निकल जाएगा। वी एफ मेरे को मालूम है, वी एफ मेरे को मालूम है, पीबी मेरे को मालूम है, पीसी मेरे को मालूम है, तो यहां से आसानी से अपन एच टू कैलकुलेट कर लेंगे। एम आई क्लियर, यस नो? चलिए जी, तो आपको दिया था बॉयलर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर, इसका इस्तेमाल करके आपने आपने स्टेट वन और स्टेट टू पे एंथैल्पी निकाल लिया। कैन यू कैलकुलेट द एंथैल्पी एट स्टेट थ्री? हाँ, प्रेशर पता है, करेक्ट है। नहीं, नहीं, स्टेट थ्री पे याद ध्यान दो बेटा, स्टेट थ्री पे ये हमेशा सैचुरेटेड वेपर होगा, ऐसा मैंने कहीं लिखाया नहीं है। वो तो हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए यहां सैचुरेटेड वेपर ले लिया है। अभी अपन कल की क्लास में जाएंगे या आज की क्लास में हम जाएंगे तो ये स्टेट थ्री जो है वो सुपर हीटेड होता है प्रैक्टिकली। तो स्टेट वन मेरे को क्लियरली नोन है, स्टेट वन मेरे को क्लियरली नोन है क्योंकि वो कंडेंसर प्रेशर पे है और सैचुरेटेड लिक्विड है। लेकिन स्टेट थ्री हमेशा सैचुरेटेड वेपर होगा ये जरूरी नहीं है, ये मोस्टली या हमेशा प्रैक्टिकली ये सुपर हीटेड रीजन में होता है पॉइंट थ्री। अब सुपर हीटेड रीजन में होता है तो कहां पे हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, करेक्ट है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अगर मेरे को S3 चाहिए तो मेरे को पॉइंट थ्री या फोर में कोई एडिशनल प्रॉपर्टी आपको चाहिए, एक एडिशनल प्रॉपर्टी की आपको रिक्वायरमेंट है। चलिए वो एडिशनल प्रॉपर्टी मैं आपको दे देता हूं। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट टरबाइन इनलेट, एट टरबाइन इनलेट। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब यह हुआ कि अब मेरा पॉइंट थ्री जो है वो सैचुरेटेड सैचुरेटेड वेपर है, करेक्ट है। या तो क्वेश्चन में ये दिया होता कि पॉइंट थ्री पे डिग्री ऑफ सुपर हीट जो है वो 50 डिग्री है, तो यहां सैचुरेशन प्रेशर पे मैं 50 डिग्री और जोड़ लेता तो मेरे को स्टेट थ्री मिल जाता। यानी कि स्टेट थ्री पे मेरे को ये दो प्रॉपर्टी के साथ में, ये दो प्रॉपर्टी के साथ में बॉयलर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर के साथ में एक पॉइंट और चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पॉइंट थ्री हमेशा सैचुरेटेड वेपर होगा, ये जरूरी नहीं है। तो मैं क्वेश्चन को आसान करने के लिए आपको सैचुरेटेड वेपर देख के बनाया हूं ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कार्नोट साइकिल को और रैंकाइन साइकिल को। लेकिन प्रैक्टिकली स्टेट थ्री पे ये हमेशा सुपर हीटेड स्टीम में ही रहेगा, और सुपर हीटेड स्टीम रहेगा तो मेरे को मालूम है कि पॉइंट थ्री इस लाइन पे, ये आइसोबारिक लाइन है, इस लाइन पे कहीं मिलेगा, लेकिन कहां मिलेगा उसको डिफाइन करने के लिए मेरे को टेम्परेचर स्टीम का कितना है वो मेरे को मालूम होना चाहिए। तो अब मान लो कि मेरे को यहां पे बोल दिया कि x इक्वल टू वन है, तो मेरे को मालूम चल गया कि स्टेट थ्री कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। तो मैं H3 निकाल सकता हूं क्या आप? कैन आई कैलकुलेट H3? यस नो? कैसे निकलेगा? अरे कोई प्रॉपर्टी नहीं निकालोगे यार, x इक्वल टू वन दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एच जी एट
बॉयलर प्रेशर डायरेक्टली निकल गया H3. हाउ वुड यू कैलकुलेट H4? अभी 0.4 निकालने के लिए मेरे को एडिशनल डेटा चाहिए क्या? नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब आपने 0.3 को लोकेट किया तो 0.4 पे आपको एक प्रॉपर्टी मालूम चल गई. देखो 3 से 4 जो है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो जो एंट्रोपी 0.3 पे थी वही एंट्रोपी मेरे को 0.4 पे मिलेगी. तो 0.4 पे अब मेरे को दो चीजें मालूम चल गई. वन इज द प्रेशर एंड सेकेंड एंट्रोपी एट 0.4 इज इक्वल टू द एंट्रोपी एट 0.3. तो 0.4 पे मैं एंथैल्पी निकाल सकता हूं. एम आई क्लियर? तो इस प्रकार से चारों पॉइंट पर मेरे को अगर एंथैल्पी मिल जाती है तो मैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता हूं. इज इट क्लियर? चलिए सॉल्व करिए. डिटरमाइन, या ऐसा मत लिखो, ऐसा मत लिखो, क्वेश्चन लिख लो. A Rankine cycle operates between 40 bar and 0.1 bar, 40 bar and 0.1 bar, 40 bar and 0.1 bar. Steam is dry saturated. Steam is dry saturated. Dry saturated at the inlet of turbine. Determine network and efficiency of the cycle. Efficiency of the cycle. Determine the percentage change in network and efficiency if the steam is superheated up to 300 degree centigrade, up to 300 degree centigrade, या 300 कम हो जाएगा, 350 कर लो. अप टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड, 350 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर एंटरिंग the turbine, before entering the turbine, क्या करना है? क्या बोल रहा है इसमें? इसमें ये बोल रहा है बेटा कि दो पार्ट है इस क्वेश्चन का. पहले आपने
पहली साइकिल में आपको 0.1 0.2 ये मिला 0.3 और 0.4। पहले क्या बोल रहा है कि स्टीम जो है वो ड्राई कहां पे, इनलेट ऑफ टरबाइन पे। अगली बार अपन क्या कर रहे हैं, अगली बार अपन ये जो स्टीम थी इसको अपन और हीट सप्लाई कर रहे हैं। और हीट सप्लाई करेंगे तो अब क्या होगा, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को हीट सप्लाई करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब इसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से बढ़ते हुए कितना हो गया, 350 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट है। अब यहां से अपन एक्सपांशन करेंगे। अब एक्सपांशन के बाद जो पॉइंट है वो हो सकता है वेपर डोम के अंदर भी आए या हो सकता है वेपर डोम के बाहर आए, वो आपको कैलकुलेशन के बाद मालूम चलेगा। चलो मैं मान लेता हूं कि वेपर डोम के अंदर आएगा। करेक्ट है। तो एक साइकिल तेरे को मिली 1 2 3 4। 1 2 3 4 में हमने क्या किया था, सुपर हीट नहीं किया है ना। और सुपर हीटेड रैंकाइन साइकिल कौन सी मिल रही है, सिंपल रैंकाइन मिली मेरे को। सिंपल रैंकाइन साइकिल कौन सी मिली, 1 2 3 4। और सुपर हीटेड रैंकाइन कौन सी मिली, 1 2 3 डैश 4 डैश। आपको दोनों साइकिल में देखना है कि कौन से साइकिल में आपको एफिशिएंसी ज्यादा मिल रही है और कौन सी साइकिल में आपको नेटवर्क ज्यादा मिल रहा है। तो क्या बिना कॉपी पेन उठाए आप मेरे को कुछ जवाब दे सकते हो। सुपर हीटेड रैंकाइन में क्यों ज्यादा मिलेगा, हाँ सिंपल है, एरिया ऑफ द साइकिल रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। तो सुपर हीटेड रैंकाइन साइकिल का एरिया ज्यादा मिल रहा है तो एकदम तो अंधा भी बता देगा कि सुपर हीटेड रैंकाइन में ज्यादा वर्क मिलता है, इसीलिए प्रैक्टिकली रैंकाइन साइकिल सुपर हीटेड होती है। ठीक है। एफिशिएंसी पर क्या असर पड़ेगा, चलो अभी दिमाग पे जोर मत डालो, निकाल लो। पर मेरे को मालूम है कि एफिशिएंसी पर क्या असर पड़ेगा। सुपर हीटिंग करेंगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। बता सकते हो क्यों, वर्क डन बढ़ रहा है। तो बेटा वर्क डन बढ़ रहा है तो साथ साथ में हीट सप्लाई भी तो बढ़ जा रही है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाई। तो कैसे निकालेगा इससे, डब्ल्यू नेट बढ़ा तो हीट सप्लाई भी पहले कितनी हो रही थी, 2 से 3 हो रही थी, और सुपर हीटेड में क्या हो रही है, 2 से 3 डैश हो रही है। तो कैसे मालूम चलेगा कि एफिशिएंसी बढ़ी। फर्स्ट क्लास में आपको बताया था मैं सॉल्व करने का तरीका। अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे इससे भी कुछ आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजेक्शन कौन सी साइकिल में ज्यादा है, सुपर हीटेड में कि सिंपल में। रिजेक्शन जो है वो सुपर हीटेड में ज्यादा है, और हीट सप्लाई किस में ज्यादा है, हीट सप्लाई भी सुपर हीटेड में ज्यादा है। तो अगेन आई कैन नॉट डिसाइड कि एफिशिएंसी विल इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। तो कौन सा फॉर्मूला है जो मेरे को बता रहा है कि एफिशिएंसी बढ़ेगी। चलो ठीक है, आप लोग पहले निकालो फिर बाद में डिस्कस करते हैं। सुपर हीटिंग करेंगे तो वर्क आउटपुट भी बढ़ेगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। चलो सॉल्व करो फिर डिस्कस करते हैं।
चलो बन गया बच्चों, पहला एक भी पार्ट नहीं बना, क्या हुआ, एक फर्स्ट पार्ट बना है, सेकंड पार्ट क्या, कुछ कम नहीं आ रहा है यार, क्या कम आ रहा है, क्या कम आ रहा है, यूनिट का ध्यान नहीं रखे होगे, 3-4 किलो कम तो आएगा, ठीक बात है, कितना आ रहा है आंसर वही बताओ, तो बताता हूँ सही है गलत है, यूनिट गलत रखे हो तुम लोग, इतना छोटा छोटा ध्यान को अगर ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो इधर देखो, ये इतना टाइम देने के बाद भी आप लोग ना, अब रुक जाओ, अब बाद में निकालना, अब H1 H4 H1 मेरे को चाहिए, H1 निकालने में क्या दिक्कत है, H1 इक्वल टू क्या हो गया, HF, हाँ, एट कितना, 0.1 बार, कितना आ गया, 191.8 किलो जूल पर केजी, वेरी गुड, H1 निकल गया, H2 क्या होगा, H1 प्लस VF इंटू बॉयलर प्रेशर माइनस कंडेंसर प्रेशर, करेक्ट है, H1 कितना आया, 190.8 प्लस VF 0.00, दो बार 0, 001, 101, व्हाट इज PB, नहीं है ना 40, ये यूनिट क्या है, तो भैया ये PB को किस में रखना पड़ेगा, ये यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर केजी, तो ये 40 नहीं होगा, ये होगा 40 इंटू 100 माइनस 0.1 इंटू 100, अब ये गलतियां तुम लोग करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो कितना आया H2, 195.8 किलो जूल पर केजी, राइट, चलो अभी H3 पे मेरे को क्या स्टेट दिया है, सैचुरेटेड वेपर, तो H3 निकालने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, डायरेक्टली हो गया, कितना Hg एट 40 बार, कितना आया 2636.9, हाँ 2000 40 बार के करस्पॉन्डिंग है, कितना बता रहे हो, हाँ 28, अरे भैया कैसे कर रहे हो यार, क्या देख रहा है, 40 बार पे जा, Hg निकाल, 2800.3 है, 2800.3 है ये, ऐसा भी गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा रे बाबा। इधर देखो 2800.3 किलो जूल पर केजी, मेरे को H3 निकल गया, अब पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए ओनली थिंग आई हैव टू फाइंड आउट इज H4, H4 निकालने के लिए मेरे को पहले निकालना पड़ेगा S4, कितना होगा S4, S4 होगा S3 के बराबर, और S3 क्या होगा, Sg एट 40 बार, तो S3 मेरे को मिल गया, सॉरी S4 इक्वल टू S3 मेरे को मिल गया 40 बार 6.069, 6.069 किलो जूल पर केजी कैल्विन, करेक्ट है। अब 0.4 पे दो प्रॉपर्टी मालूम चल गई, 0.4 पे दो प्रॉपर्टी क्या मालूम है, प्रेशर है 0.1 बार
और एंट्रोपी है 6.069। अब इस डेटा को यूज करके मैं क्या करूंगा, इस डेटा को यूज करके मैं 0.4 पे स्टेट फाइंड आउट कर सकता हूं। तो 0.4 पे स्टेट फाइंड आउट करने के लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टीम टेबल पे, स्टीम टेबल पे मैं आऊंगा 0.1 बार पे, 0.1 हेलो मैं आ गया 0.1 बार पे। 0.1 बार के करस्पॉन्डिंग, 0.1 बार के करस्पॉन्डिंग एस जी कितना है, हाँ 8.15 है। और आपका स्टेट 4 पे एंट्रोपी कितना आ रहा है, 6.069। क्लियर हो गया। इसका मतलब 0.4 पे स्टेट सुपर हीटेड होगा या नहीं होगा, सुपर हीटेड नहीं होगा। क्या होगा, अगर अपन देखें तो एस जी कितना आ रहा है, 0.1 बार के करस्पॉन्डिंग एस जी आ रहा है, एस जी बोल रहा हूं सॉरी, एस एफ कितना आ रहा है 0.614। तो एस जी से ज्यादा है एंट्रोपी और किससे कम है, सॉरी एस एफ से ज्यादा है और एस जी से कम है, यानी कि 0.4 पे स्टेट क्या होगा, वेट स्टीम होगा। तो वेट स्टीम की प्रॉपर्टी निकालनी है तो क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो कैसे निकालूंगा, एस इक्वल टू एस एफ प्लस एक्स टाइम एस एफ जी, राइट। ये एस एफ कौन से प्रेशर पे लेना है, 0.1 पे एस एफ आप निकालोगे, कितना है 0.1 पे एस एफ, 0.1 पे है 0.649। तो ये हो गया 0.649 प्लस एक्स टाइम एस एफ जी इज इक्वल्स टू 0.1 के करस्पॉन्डिंग है 7.502, 7.502, that is 6.069. So what is the value of x, 0.72। क्लियर, चलिए जी। तो अब 0.4 पे एंथैल्पी क्या हो जाएगा, H4 इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स टाइम एच एफ जी। एच एफ आपको मालूम है, एक्स आप निकाल चुके हो, एच एफ जी आपको दिया हुआ है, कितना है एच एफ 191.8, 191.8 प्लस 0.72 एंड एच एफ जी इक्वल टू कितना है 2392.9 है ना, 2392.9। तो कितना आ गया H4, 1000 1914 किलो जूल पर केजी। क्लियर है। तो दो साइकिल थी, एक साइकिल 1 2 3 4 थी, तो मेरे को एंथैल्पी 1 2 3 4 पे मालूम चल गई। तो क्या मैं साइकिल 1 2 3 4 के लिए हीट सप्लाई निकाल सकता हूं, साइकिल 1 2 3 4 हीट सप्लाई आ गया H3 माइनस H2 कितना आया, ये H3 आप निकाले थे कितना आया था 2800.3 2604.5 किलो जूल पर केजी मेरा हीट सप्लाई आ गया, करेक्ट है। व्हाट अबाउट द हीट रिजेक्शन, H4 माइनस
H1 H4 आप निकाले थे, अभी कितना आया था? 1914 1914 माइनस 190 1.8, तो कितना आ गया ये? हाँ, 1722.8। सो बच्चों डब्ल्यू नेट कितना आ गया? हीट सप्लाई 2604 माइनस 0.5 माइनस 1722.8 कितना आया? 881.7 किलो जूल पर के जी। दैट इज द नेटवर्क। व्हाट इज द एफिशिएंसी? क्या होगा एफिशिएंसी? डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई क्यू एस। क्यू एस आप निकाल चुके हो, डब्ल्यू नेट आपको मिल गया है। कितना आया एफिशिएंसी? अरे यार, सब तो लिखा हुआ 881 डिवाइडेड बाई 2604। 881.2604 33.85%। अब अपन आ जाते हैं साइकिल, सुपर हीटेड साइकिल। सुपर हीटेड साइकिल 1 2 3 डैश 4 डैश पे, तो मेरे को निकालना है पहले H3 डैश। तो H3 डैश कितना होगा, कैसे निकलेगा? क्या बोल रहा है? 3 पे प्रेशर कितना है? 40 बार। और टेम्परेचर कितना है? तो क्या करोगे, सुपर हीटेड स्टीम के टेबल पे आओ फटाक से। सुपर हीटेड स्टीम की टेबल पे अपन आए और 40 बार और 350 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या एंथैल्पी आई H3 डैश? अरे आगे बढ़ भाई, पीछे बढ़। स्पेसिफिक वॉल्यूम का एक अलग चार्ट होगा, एंट्रोपी का एक अलग चार्ट होगा, एंथैल्पी का एक अलग टेबल होगा। एंथैल्पी की टेबल ढूंढ, या ऊपर जाके वहां प्रीफिक्स में ढूंढ, कौन से पेज पे है। सुपर हीटेड स्टीम का एंथैल्पी दैट इज 3095.1 आ रहा है। 3095.1 मिला। तो यहां से मेरे को मिल गया S3 डैश इक्वल टू 3095 कितना 0.1 किलो जूल पर के जी। तो 3 डैश निकल गया। अब चाहिए क्या आपने को? H4 डैश चाहिए। तो 4 डैश पे जाने के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा एंट्रोपी एट 4 डैश। एंड एंट्रोपी एट 4 डैश किसके बराबर होगा? एंट्रोपी ऑफ 3 डैश के बराबर होगा। तो एंट्रोपी ऑफ 3 डैश आप निकालो, कितना आया बताओ। सुपर हीटेड स्टीम के लिए एंट्रोपी और का चार्ट देखो, एंथैल्पी के बाद में होगा एंट्रोपी का चार्ट। फोर्टी बार के करस्पॉन्डिंग आ रहा है मेरे 350। 6.587 मिला एंथैल्पी के नीचे। हाँ, 6.587, तो ये मेरे को मिल गया 6.587 एंथैल्पी एट 0.4 डैश। दैट इज इक्वल टू क्या होगा, एस एफ प्लस एक्स टाइम एस एफ जी। करेक्ट है। तो ये क्या हो गया, 6.587 इक्वल टू एस एफ अपन निकाल चुके थे पहले। 0.649 आया था। 0.649 0.649 प्लस एक्स टाइम एस एफ जी 7.502। 7.502। तो इसको सॉल्व करके मेरे को मिल जाएगी वैल्यू ऑफ एक्स। क्या आया एक्स का वैल्यू? 0.79। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ H4। H4 क्या हो जाएगा, 190
191.8 191.8 प्लस 0.79 इंटू HFG, और HFG कितना था? 2392.9, यही था ना? 2398 है ना? यही था ना? 2398 है ना? 92.8, तो क्या आया H4? 2082.2। चलो हो गया, ये अपना H4 डैश भी मिल गया अपने को, H4 डैश भी आ गया। तो हीट सप्लाई कितना हुआ? H3 डैश माइनस H2, H3 डैश कितना आया? 3095.1, 95.1 माइनस H2 कितना आया था? 195. H2 कितना? 195.8। तो हीट सप्लाई कितना निकल गया? 2899.3 किलो जूल पर केजी। हीट रिजेक्शन क्या मिला मेरे को? H4 डैश माइनस H1, तो H4 डैश अपने को मिला कितना? 2082 माइनस H1 था 191.8 ना, कि 1 कितना? 191.8, तो रिजेक्शन कितना आ गया? 1890.2। तो W नेट कितना आया? 28 कितना आया था? 2899.3 माइनस 1890.2, तो नेटवर्क कितना आया? 1009.1। एफिशिएंसी कितनी आई? एफिशिएंसी क्या होता है? डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाई। तो 1009 डिवाइडेड बाई 1890, 34.8%। चलो, अब मैंने जो बात किया था कि जब आपने सुपरहीटेड साइकिल यूज किया तो वर्क आउटपुट जो आपको पहले 881 मिल रहा था, अब वो 1009 हो गया, यानी कि वर्क आउटपुट बढ़ा, जो आप लोग मेरे को पहले ही बता दिए थे कि वर्क आउटपुट बढ़ेगा। करेक्ट है। दूसरा चीज हमने देखा कि एफिशिएंसी बढ़ी, तो क्या इसका भी प्रिडिक्शन मैं कैलकुलेशन के पहले भी कर सकता था क्या, कि एफिशिएंसी बढ़ेगी? हाँ, इसका भी प्रिडिक्शन मैं बिना कैलकुलेशन के कह सकता था कि अगर मैंने सुपरहीट किया है, सुपरहीट करने के बाद एफिशिएंसी कितनी आई आपको? 34.8, और बिना सुपरहीट के कितने थी? 33.8। तो सुपरहीट जब आपने किया तो एफिशिएंसी बढ़ी, यानी कि सुपरहीट करना मेरे फायदे में रहा। क्या हमेशा सुपरहीट करने से एफिशिएंसी बढ़ेगी? जवाब है कि जब भी आप स्टीम को सुपरहीट करोगे वर्क आउटपुट बढ़ेगा। ये तो आपको डायग्राम से एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। अब सवाल उठता है कि एफिशिएंसी पर क्या असर बढ़ेगा, क्या एफिशिएंसी भी हमेशा बढ़ेगी? तो जवाब है हाँ, एफिशिएंसी भी हमेशा बढ़ेगी। कैसे समझेंगे इसको? देखो, इसके लिए अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन T2 डिवाइडेड बाई T1 करते हैं अपन, तो वो T1 की जगह अपन कर देते हैं TM। TM को क्या कहते हैं? मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। अब देखो, जब आपने सुपरहीट नहीं किया तब भी हीट रिजेक्शन जो है ये टेम्परेचर T2 पे हुआ। जब आपने सुपरहीट किया तब भी हीट रिजेक्शन कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है? T2 पे हो रहा है। क्लियर है? यानी कि हीट सुपरहीट करो या ना करो, T2 रिमेन कांस्टेंट। इज दैट क्लियर?
अब बेटा जब आप सुपर हीट कर रहे हो, देखो मान लो ये टेम्परेचर जो है सपोज 250 डिग्री सेंटीग्रेड था, सैचुरेशन टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर आपने सुपर हीट नहीं किया तो आपने 250 पे हीट सप्लाई रोक दी। लेकिन अगर आप सुपर हीट कर रहे हो तो आप 250 से लेके 350 तक हीट सप्लाई कर रहे हो। यानी कि आप क्या कर रहे हो, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ा रहे हो। बात समझ में आ रही है? अगर आपने सुपर हीटिंग नहीं की थी तो आपने 250 पे रुक गए थे आप, अभी आप 250 के ऊपर जा रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ा रहे हो। तो जब आप सुपर हीटिंग कर रहे हो तो आप टीएम को बढ़ा रहे हो, राइट। T2 पे कोई असर पड़ेगा नहीं, या पड़ेगा भी तो वो बहुत निग्लिजिबल। कब पड़ेगा, जब मान लो कि एक्सपांशन इस प्रकार से हो। पड़ भी सकता है T2 पे असर, कैसे पड़ सकता है बता देता हूं। लेकिन T2 पे जो असर पड़ेगा वो निग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू कि TM पे जो असर पड़ेगा। देखो अगर मैंने डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग कम करी तो जो मेरा पॉइंट है वो वेपर डोम के अंदर आ सकता है, और अगर मैं सुपर हीटिंग को बढ़ा दूं तो मेरा पॉइंट जो है वो वेपर डोम के बाहर भी जा सकता है। अगर बाहर जाएगा तो यहां से यहां तक हीट एडिशन रिएक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? अगर पॉइंट ये वेपर डोम के बाहर जा रहा है तो ये हायर टेम्परेचर पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो स्लाइटली टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन बढ़ सकता है, स्लाइटली टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन बढ़ सकता है। लेकिन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, सभी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम क्या मानेंगे कि हमारा जो आफ्टर एक्सपांशन पॉइंट मिलता है वो वेपर डोम के अंदर ही रहता है। वेपर डोम के अंदर रहने से क्या मतलब हुआ कि T2 जो है वो सुपर हीटिंग से इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर होगा भी थियोटिकली तो वो निग्लिजिबल डिफरेंस होगा एज कंपेयर टू इंक्रीज इन टीएम। तो सुपर हीटिंग आपने किया तो टीएम पर क्या असर पड़ा, टीएम बढ़ गया, T2 पर क्या असर पड़ा, कांस्टेंट रहा। टीएम बढ़ गया तो एफिशिएंसी पर क्या असर पड़ेगी, एफिशिएंसी पर क्या असर पड़ेगा, एफिशिएंसी पर असर ये पड़ेगा कि एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो दो चीजें अपन यहां पे डिस्कस करते हैं। efficiency and W net of Rankine cycle can be increased by increasing क्या, मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डिग्री ऑफ, बाय इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ सुपर हीट। डिग्री ऑफ सुपर हीट यानी कि जितना आप टरबाइन में जाने से पहले सुपर हीट को बढ़ाओगे उतना आपका एफिशिएंसी और नेटवर्क आउटपुट बढ़ेगा। दूसरा, इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर। बॉयलर प्रेशर, अगर आप बॉयलर प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो अगेन दैट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड वर्क आउटपुट। जितना ज्यादा बॉयलर प्रेशर होगा उतना ज्यादा मेरे को एफिशिएंसी मिलेगा, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ सुपर हीट होगा उतना ज्यादा मेरे को एफिशिएंसी मिलेगा। तो डिग्री ऑफ सुपर हीट को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ और एफिशिएंसी को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। कोई समस्या? क्यों नहीं बढ़ा सकते? अरे तो हीट सप्लाई तो देते ही हैं वैसे भी अपन,
प्रेशर को तो मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ भाई, मेरे प्रेशर कहाँ चेंज हो रहा है? जब मैं डिग्री ऑफ सुपर हीट बढ़ा रहा हूँ तो एट दैट टाइम प्रेशर रिमेन, वो तो बॉयलर प्रेशर पे कांस्टेंट है, तो डिग्री ऑफ सुपर हीट को इन्फिनिटी क्यों नहीं कर सकता? टरबाइन नहीं चल पाएगा। क्यों टरबाइन क्यों नहीं चल पाएगा? क्या हो जाएगा टरबाइन में? प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा? यार तुम लोग दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते हो। इनफाइनाइट टेम्परेचर कोई मटेरियल सस्टेन कर सकता है क्या? तो कोई भी थर्मोडायनामिक साइकिल जो होती है उसमें मैक्सिमम प्रेशर इन एनी थर्मोडायनामिक साइकिल, इन एनी थर्मोडायनामिक साइकिल, डायनामिक साइकिल, मैक्सिमम प्रेशर and temperature are limited by metallurgical considerations. मेटलर्जिकल कंसिडरेशन मतलब जो मटेरियल मेरे पास में है वो कितना टेम्परेचर और प्रेशर सस्टेन कर सकता है। करेक्ट है? तो बच्चों सुनो मेरी बात को। अब अगर मैं रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? पहले बॉयलर का प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्या बॉयलर का प्रेशर मैं इन्फिनिटी कर सकता हूं क्या? नहीं। जितना मटेरियल सस्टेन कर सकेगा उसके हिसाब से मैं बॉयलर प्रेशर डिफाइन करूंगा। अब बॉयलर प्रेशर को बढ़ाने के बाद अब मैं डिग्री ऑफ सुपर हीट को बढ़ाऊंगा। कितना बढ़ाऊंगा? जितना कि मटेरियल सस्टेन कर जाए। इतना करने पे मेरे को सिंपल रैंकाइन साइकिल का मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिल जाएगा। कल की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि अब इसके बाद क्या हमारे पास कोई और तरीका है वर्क आउटपुट। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वर्क आउटपुट क्या होगा? बढ़ेगा। एफिशिएंसी बढ़ेगी। जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना वर्क आउटपुट बढ़ेगा, उतना एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो आप क्या चाहते हो कि आप मैक्सिमम प्रेशर पे लेके जाओ, मैक्सिमम टेम्परेचर पे लेकर जाओ। मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर आप इनफाइनाइट कर सकते हो क्या? वो लिमिटेड है क्योंकि मटेरियल इनफाइनाइट प्रेशर और टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर सकता। तो आप मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर पे पहुंच गए तो आपको सिंपल रैंकाइन साइकिल का मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिल गया। अब सवाल उठता है कि क्या अभी जो मेरे को मैक्सिमम वर्क मिला है क्या मैं इस वर्क को और बढ़ा सकता हूं? तो जवाब है बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए रैंकाइन साइकिल में कुछ मॉडिफिकेशन हमको करना पड़ेगा। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीहीट रैंकाइन साइकिल। रिस्पॉन्ड इज क्लियर टू एवरीबॉडी? अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? और थोड़ा पढ़ो, रिवाइज करो। अभी कम से कम 8 घंटा पढ़ना है मिनिमम, और बाकी 16 घंटे बकैती नहीं करनी है। बाकी 16 घंटे खाओ पियो सो, फोकस हो जाओ बेटा, तभी कोई मतलब है। नहीं तो 5 लोग को पढ़ा के कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग नहीं डालोगे इनपुट तो फिर एनर्जी लेवल कम हो जाता है पढ़ाने वाले का भी। तो पढ़ो बेटा। नहीं समझ में आता है पूछो, 100 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना पढ़ाया हूं उसको जाके मग लो एकदम, क्योंकि जो चीजें आपको किताब में 1000 शब्दों में बताई गई हैं वही चीजें यहां पे आपको मुश्किल से 50 से 60 शब्दों में मिल जाती। तो वो 50 से 60 शब्द से ऊपर नहीं पढ़ाता हूँ। मैक्सिमम किसी क्लास में मैं पढ़ाया हूँ तो 100 शब्द, वो 50 60 100 शब्द मेरे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाने चाहिए। और एक चीज ये दिमाग में रख लो कि जो मैंने क्लास में पढ़ाया है उतना समझ लिया तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने। कम से कम इतना करो कि जो क्लास में पढ़ाया हूं भैया वो एकदम दिमाग में बिठा लो। 3 बार 4 बार रिवाइज करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, पढ़ो, रिवाइज करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। नहीं बनता है वापस नोट्स को देखो, नहीं बनता है मेरे से पूछो, लेकिन पढ़ो। कोई दिक्कत आती है तो डिस्कस करो, राइट? लेकिन पढ़ना आपको करेगा। और जब आप रिस्पॉन्स करते हो तो मेरा रिस्पॉन्स भी बढ़ जाता है। जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर लगता है यार क्या मेहनत करने का क्या फायदा। बात समझ में आ रही है? कोई भी दिक्कत हो बेटा मैं बैठा हूं यहां पे,
लेकिन आपको अपना काम करना पड़ेगा। अभी नहीं किया है तो जाओ रिवाइज करो, थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट करो कम से कम अभी तक जितना पढ़े हैं, क्योंकि अब जाके अब फटाफट अपन आगे बढ़ेंगे। पिछले का अभी देखो, आपका कॉलेज कब से खुलेगा? 17 जुलाई, तो बहुत टाइम है अभी अपने पास में, बहुत टाइम है। किस चीज के लिए? कि जो हमने अब तक कर लिया है उसको हमको रिवाइज भी करना है, और अभी इस 1.5 महीने में जो अपन पढ़ेंगे 1 महीने में, वो अपने को कंप्लीट भी करना है। राइट? तो लग के अपने को पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई समस्या, मैं बैठा हूं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिना आपके मेहनत किए दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और ये मेरी गारंटी कि जितना मैंने क्लास में पढ़ा दिया उतना अगर आपने कर लिया बस, तब भी 70-80 नंबर आप गेट में ले आओगे। लेकिन उतना तो करो यार। उतना करने के लिए आपको पढ़ तो लोगे, लेकिन उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको समझने के लिए प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व पढ़ोगे तो ये काले अक्षर जो लिखे हैं वो सुनहरे अक्षर बन के आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होके बैठते चले जाएंगे। राइट? तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, नोट्स को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। बस ये लक्ष्य बना लो, गेट के एग्जाम तक यही काम करना है, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन। सिंपल है यार एग्जाम गेट का। इस बार तो कंपटीशन और कम रहेगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस बार गेट में कंपटीशन पिछले बार से भी बहुत कम होने वाला है। तो सही समय पे यूटिलाइज कर लोगे तो फिर ड्रॉप लेने का कोई चक्कर में पढ़ना नहीं पड़ेगा, समय खराब नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो वो जाओगे दिल्ली हैदराबाद, समय साल टाइम सब खराब होने का है। होने वाला कुछ नहीं है। जो अभी तुम्हारे पास मौका है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करो। चलो ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं।